Hello everyone, welcome to Biobasics by Bhagyashree. As you know, I am Bhagyashree, your biology mentor, and today we are going to discuss about the most important topic, that is RAS mechanism. क्या होता है, कैसे ये काम करता है, everything we will discuss in our today's class. RAS mechanism जो टॉपिक है, ये टॉपिक हम ले रहे हैं excretory products and their elimination चैप्टर से. तो RAS mechanism का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम. हाउ इट वर्क्स? तो रास मैकेनिज्म जो है वो रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन में यूज होता है. तो रेगुलेशन कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस. एंड जो भी इसके ऊपर क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे क्वेश्चंस भी हम आज डिस्कस करने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं बेटा रास मैकेनिज्म से. लेकिन सबसे पहले तो मुझे एक चीज बताओ, आपकी जो रास मैकेनिज्म है वो कहाँ पर परफॉर्म होता है, कैसे होता है, कुछ तो आइडिया होनी चाहिए आपको कि क्या है रास मैकेनिज्म. तो सबसे पहले तो ये चीज बताओ मुझे आप कि जो भी किडनी है, टोटल किडनी कितनी है हमारे बॉडी में? 10 तो नहीं है. तो टोटल किडनी कितनी है हमारी बॉडी में? टोटल 2 किडनी है. तो दोनों किडनीज के अंदर एक उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है जिसका नाम होता है, बताओ जल्दी से. हाँ, जिसका नाम क्या होता है? जिसका नाम होता है नेफ्रॉन. तो नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. तो उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो फंक्शन है वो हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा मेन टॉपिक जिसका नाम है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम क्या बना रहे हैं, कौन सा डायग्राम बना रहे हैं. ये डायग्राम है नेफ्रॉन का, जिसके अंदर हम इसकी लेबलिंग करेंगे और इसके क्या क्या स्ट्रक्चर है वो देखेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले तो मुझे बात बताओ बेटा कि ये जो हमने डायग्राम बनाया है इसका नाम क्या है? ये जो है इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे बाउमन्स कैप्सूल. लेबलिंग कर लेंगे बेटा, आप भी देखो और बताओ क्या नाम है इसका? बाउमन्स कैप्सूल. देन ये जो पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? पीसीटी. ये जो पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी कि डीसीटी. प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पास में, जो किसके पास है? बाउमन्स कैप्सूल के पास है. और डिस्टल का मतलब होता है दूर. किससे दूर होगा ये दूर होगा बाउमन्स कैप्सूल से. तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बाउमन्स कैप्सूल के पास, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बाउमन्स कैप्सूल से दूर. ठीक है. अब बात करते हैं ये जो लूप लाइक स्ट्रक्चर है इसका नाम होता है लूप ऑफ हेनले, जिसको हम शॉर्ट में एलओएच करके लिख रहे हैं. ठीक है. और ये जो है इसको हम बोलेंगे क्या? इसको हम बोलेंगे कलेक्टिंग डक्ट सीडी. इसी कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू बहुत सारे नेफ्रॉन्स इस ट्यूब से जुड़ जाते हैं बेटा और एक कॉमन पैसेज इसके लिए क्रिएट करते हैं. जैसे कि सारे डीसीटी कहां पर आकर के मिलेंगे? सारे के सारे डीसीटी आकर के मिलेंगे कलेक्टिंग डक्ट में. आई होप इतना आपको पता था और पता भी रहेगा. ठीक है. अब बात करेंगे ब्लड वेसल के बारे में. जो ब्लड वेसल आती है हार्ट से ब्लड वेसल आएगी, कितना परसेंट या फिर कितना ml ब्लड लेकर आएगी? तो नियर अबाउट 1100 to 1200 ml ब्लड आता है, यानी कि 1/5 ऑफ द टोटल ब्लड आता है किडनी के पास फॉर द फिल्ट्रेशन. क्या होता है फिल्ट्रेशन? तो फिल्ट्रेशन मतलब वही जो रिमूवल है नाइट्रोजनस वेस्ट का, वो किया जाता है नेफ्रॉन के द्वारा. तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये है एफरेंट आर्टेरियोल, यहाँ पर ग्लोमेरुलस है जिसको हम टफ्ट ऑफ कैपिलरीज बोलते हैं. फिर ये चली जाती है बाहर, थोड़ा सा इसका डायमीटर कम हो जाता है. फिर ये लूप बना लेती है, किसके ऊपर बना लेती है? पीसीटी के ऊपर, डीसीटी के ऊपर. और फिर ये पैरेलली रन करती है किसके साथ? ये पैरेलली रन करती है लूप ऑफ हेनले के साथ और फिर से ये चली जाती है किसके पास? हार्ट के पास. तो इसकी लेबलिंग कर लेते हैं बेटा. इसकी लेबलिंग के लिए ये सबसे पहले क्या है? एफरेंट आर्टेरियोल, जो ब्लड लेकर आ रहा है कहां से? हार्ट से. कहां से ब्लड लेकर आएगा? वो हार्ट से. कितना आएगा? 1100 to 1200 ml, यानी कि 1/5 ऑफ द टोटल ब्लड. फिर ये जो टफ्ट ऑफ कैपिलरी है इसका नाम क्या है? इसका नाम है ग्लोमेरुलस. क्या नाम है इसका? ग्लोमेरुलस. फिर ये जो जा रही है बाहर निकल रही है इसका नाम है इफरेंट आर्टेरियल, जिसको हम ईए से डिनोट करेंगे. फिर ये यहाँ पर देखो, ये जो इसके ऊपर कॉइल कर रही है, देखो लोकेशन के अकॉर्डिंग इसका नाम चेंज हो रहा है, तो केयरफुली देखना थोड़ा सा. ब्लड लाने वाली कौन सी थी? एफरेंट आर्टेरियोल, जिसका डायमीटर थिक था. टफ्ट कौन बना रहा है बाउमन्स कैप्सूल में? ग्लोमेरुलस. फिर ये जाते टाइम अपना नाम चेंज कर रही है क्योंकि इसका डायमीटर छोटा हो रहा है, तो इसका नाम है इफरेंट आर्टेरियोल. जब ये कॉइल कर रही है पीसीटी और डीसीटी के ऊपर तो भी इसका नाम चेंज हो रहा है, तो इसका नाम बन रहा है तब
पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, जब ये कॉइल कर रही है पीसीटी और डीसीटी के ऊपर। अब ये रन कर रही है पैरेलल टू द लूप ऑफ हेनले, तब भी इसका नाम चेंज होता है, तब इसको हम बोलते हैं वासा रेक्टा, यानी कि हर लोकेशन पर जाने के बाद इसका नाम चेंज हो रहा है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर था किसका, नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, अब मैंने जो बात बताई थी आपको, फिल्ट्रेशन क्या होता है। फिल्ट्रेशन मतलब क्या है, अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है, तो आप बताओगे कि मैम हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो यूरिया है, क्योंकि हम यूरिया को एक्सक्रीट कर रहे हैं हमारे किडनी के द्वारा, यूरिन के द्वारा। ठीक है, तो हमारा जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो यूरिया है। यूरिया बनता कहाँ पर है, यूरिया साइकिल चलती है हमारे लीवर में। कहाँ पर चलती है बेटा यूरिया साइकिल, यूरिया साइकिल चलती है, यूरिया साइकिल जो चलती है वो चलती है हमारे लीवर में। इसका मतलब हम बोल सकते कि लीवर में क्या होता है, लीवर में हमारा जो भी अमोनिया है, अमोनिया रहता है बॉडी में और वो कन्वर्ट होता है यूरिया में। तो ये कहाँ पर हो रहा है, ये लीवर में हो रहा है। लीवर में जो भी अमोनिया रहेगा वो यूरिया साइकिल के द्वारा कन्वर्ट किया जाएगा यूरिया में। अब ये यूरिया कहाँ पर है, ये यूरिया है हमारे ब्लड वेसल में। तो ब्लड वेसल में या फिर ब्लड में है, तो ये ब्लड कहाँ जाएगा, ये ब्लड जाएगा हार्ट के पास, और हार्ट से ये जाएगा कहाँ पर, किडनी के पास। किडनी के पास क्यों जाता है, क्योंकि इसका फिल्ट्रेशन करवाना है। किस चीज का फिल्ट्रेशन करवाना है, तो इसमें जो भी यूरिया है वो किडनी फिल्टर आउट करेगी, यूरिन में डालेगी और यूरिन हम बॉडी के बाहर भेज देंगे। तो हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट इस तरह से इलिमिनेट आउट हो जाएगा। तो मैम हम ऐसा कह सकते हैं कि जो भी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो भी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है हमारा अमोनिया। ठीक है बेटा, जो भी अमोनिया है वो कहाँ पर है, वो है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये जो अमोनिया है, ये जो अमोनिया है ये कहाँ पर जा रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन से जाता है ये लीवर में, लीवर में जाता है। लीवर में कौन सी साइकिल चलती है, तो लीवर में चलती है यूरिया साइकिल। तो यूरिया साइकिल से क्या हुआ, यूरिया साइकिल से अमोनिया जो है वो कन्वर्ट हो गया किसमें, अमोनिया कन्वर्ट हो गया यूरिया में। अब लीवर के अंदर क्या है, लीवर के अंदर यूरिया है। अब यही जो लीवर से ब्लड जाएगा, ब्लड कहाँ पर जाएगा, हार्ट के पास, और हार्ट से ये ब्लड कहाँ पर जाएगा, किडनी के पास, और किडनी इसका फिल्ट्रेशन करवाएगी और फिर से यही ब्लड किसके पास भेज देगी, हार्ट के पास। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि जो ब्लड स्मॉल इंटेस्टाइन से लीवर में जा रहा है उसमें अमोनिया था, जो ब्लड लीवर से हार्ट के पास जा रहा है उसमें यूरिया है, और लीवर जो भी हार्ट से किडनी के पास जा रहा है उसमें भी क्या है, यूरिया है, और इसके अंदर यूरिया नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर जिसके अंदर अमोनिया है उसका नाम क्या होगा, तो उसके लिए मैं नाम दे रही हूँ बेटा, ध्यान से देखना। यहाँ पर इसका नाम रहता है, जिस वेन से ये जाता है तो इसका नाम रहता है हिपैटिक पोर्टल वेन। क्या नाम है बेटा इसका, हिपैटिक पोर्टल वेन। जब लीवर से ये हार्ट के पास जाता है बेटा तो इसका नाम चेंज होता है, तो इसका नाम होता है हिपैटिक वेन। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन विच टाइप ऑफ ब्लड वेसल, सो योर आंसर इज हिपैटिक वेन। ठीक है, अब हार्ट से किडनी के पास जो जाएगा वो किससे जाएगा, वो जाएगा रीनल आर्टरी के थ्रू। ठीक है ना बेटा, तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा इस तरह से ट्रांसपोर्ट। अब फिल्ट्रेशन की अगर हम बात करें, फिल्ट्रेशन में किस चीजों का फिल्ट्रेशन होता है, फिल्ट्रेशन में हम बेसिकली दो चीजें देखते हैं, एक तो रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन, और दूसरा रहता है सीक्रेशन। इसको बहुत ही ध्यान से समझना क्या होता है रीएब्जॉर्प्शन। अब सीक्रेशन की बात करें तो सीक्रेशन में सारा क्या रहता है, वेस्ट, क्या रहता है, सारा वेस्ट रहता है। और रीएब्जॉर्प्शन की बात करें तो यहाँ पर सारा यूजफुल प्रोडक्ट रहता है। तो जो भी यूजफुल रहेगा वो कहाँ पर रहेगा, वो जाएगा आपके ब्लड में। कहाँ पर जाएगा, रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पर होगा, रीअब्जॉर्प्शन होगा ब्लड में। और सीक्रेशन यानी कि ये कहाँ पर जाएगा, ये चला जाएगा, सीक्रेटेड प्रोडक्ट जो भी रहेगा वो चला जाएगा आपके नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन से कहाँ जाएगा, ये अपने यूरिन के थ्रू बाहर फेंका जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, ध्यान से समझना, अभी बहुत ही ध्यान से समझना इसको। ठीक है, यहाँ पर मान लो मैं ये बना रही हूँ, ये आपका क्या है, ये आपका नेफ्रॉन का पार्ट है। ठीक है, इसके नीचे जो बना रही हूँ वो है आपका
इसके नीचे जो है वो आपका ब्लड है, ब्लड वेसल है। कोई भी ब्लड वेसल हो सकती है, वासा रेक्टा हो सकती है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी हो सकती है, कोई भी ब्लड वेसल हो सकती है। अगर ब्लड वेसल से कोई, दूसरा कलर लेते हैं थोड़ा अच्छे सा, तो अगर मान लो ब्लड वेसल से कोई, ये भी नहीं दिख रहा है, व्हाइट ही ले लेते हैं। देखो अगर ब्लड वेसल से रीअब्जॉर्ब हो रहा है और यहाँ पर जा रहा है, ध्यान से समझना। देखो वेस्ट जो भी रहेगा वो कहाँ पर चला जाएगा, वेस्ट जो भी रहेगा वो चला जाएगा नेफ्रॉन में, तो जो जा रहा है उसको हम बोलेंगे सिक्रीशन, ठीक है। जो रीअब्जॉर्ब हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, रीअब्जॉर्प्शन। यानी कि यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ कि जो नेफ्रॉन में जा रहा है उसको हम सिक्रीशन बोल रहे हैं, और जो ब्लड वेसल में आ रहा है उसको हम रीअब्जॉर्प्शन बोल रहे हैं, ठीक है। इतना क्लियर है बेटा। अब हम एक्चुअल में जो रास मैकेनिज्म है उसको समझते हैं, ठीक है। हमने क्या समझा अभी तक, हमने बस एक डायग्राम देखा था किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो होता है जिसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन, ठीक है। इसके बारे में देखा और फिर हमने देखा कि कैसे किडनी के पास ब्लड आ रहा है, कितने परसेंट आता है, यानी कि 1/5 ऑफ द टोटल ब्लड, जिसको हम बोलेंगे कितना आता है किडनी के पास, 1100 से 1200 ml आता है फॉर फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं बेटा GFR की। क्या होता है GFR, इसका फुल फॉर्म है बेटा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। क्या फुल फॉर्म है इसका, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अगर इसकी हम बात करें तो जो भी फिल्ट्रेट किडनी द्वारा बनाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं GFR, यानी कि द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं बेटा कि द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट formed by kidneys per minute, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि किडनी के पास कितना फिल्ट्रेट तैयार हो रहा है उसको हम बोलते हैं GFR, द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म बाय किडनीज पर मिनट। कितना बनता है, तो ये बनता है बेटा 180 लीटर पर डे, यानी कि 125 ml पर मिनट। इस पर क्वेश्चन पूछा गया था बेटा, इसको ध्यान से देखना कि कितना फिल्ट्रेट बनाती है किडनी। तो जो फिल्ट्रेट बन रहा है वो बन रहा है 180 लीटर पर डे, यानी कि 125 ml पर मिनट। लेकिन मुझे एक बात बताओ बेटा, इतना सारा यूरिन बनता है क्या? अगर इतना ज्यादा यूरिन बनेगा 180 लीटर पर डे, तो मतलब बहुत ही ज्यादा यूरिनेशन, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होगा, इतना तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये है बेटा कि जो भी 99% फिल्ट्रेट है वो क्या होता है, वो होता है रीअब्सॉर्ब। 99% गेट्स रीअब्सॉर्ब्ड एंड जो भी बचा कुचा है 1% गेट्स सीक्रेटेड वाया, या फिर जो भी यूरिन बनता है उसमें। तो रीअब्सॉर्ब कितना हो रहा है देखो बहुत अच्छे से, सीक्रेटेड हो रहा है 1% और 99% जो भी फिल्ट्रेट है वो रीअब्सॉर्ब होता है ब्लड वेसल के थ्रू। इतनी बात क्लियर है बेटा। GFR क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी कि द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म बाय किडनीज पर मिनट। तो कितना फिल्ट्रेट बनाती है किडनी, 180 लीटर पर डे, यानी कि एक मिनट में 125 ml। लेकिन इतना ज्यादा यूरिन पॉसिबल नहीं है, तो 99% जो चीजें है वो रीअब्सॉर्ब की जाती है ब्लड वेसल में, फिर से खींची जाती है, और जो भी 1% यानी कि जिसमें बस क्या है, ओनली एंड ओनली वेस्ट है, वही बस भेजा जाता है बॉडी के बाहर। अब ये यूरिन को कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, ताकि यूरिन जो है बस किसको भेजे बाहर, काउंटर करंट मैकेनिज्म से यूरिन को क्या किया जाता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म से यूरिन को किया जाता है कॉन्सेंट्रेटेड। तो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन कब बनेगी बेटा, जब वहां पर कौन सा मैकेनिज्म चलेगा, काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो जब यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड होगी तो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होगा, और ओनली वेस्ट जो है यानी कि यूरिया जो है वो बॉडी के बाहर भेजा जाएगा। इतनी बात क्लियर है। 99% चीजों का रीअब्जॉर्प्शन होता है, इसीलिए 180 लीटर पर डे यूरिन नहीं बन पाता। बस 1% चीजें जो है जिसमें बस वेस्ट है वो बाहर भेजा जाता है, और वो कैसे भेजा जाता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म के थ्रू। तो मुझे आपको बस GFR बताना था यहाँ पर, इसलिए मैंने आपको ये बताया। अब GFR के रिलेटेड ही हमारा टॉपिक है जिसको हम बोलेंगे रास मैकेनिज्म, ठीक है। तो GFR में कोई डाउट है आपको, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। GFR बस क्या है कि फिल्ट्रेट कितना बन रहा है किडनी द्वारा। अब मैं आपको एक मेन चीज बताती हूँ बेटा, कि हमारा जो नेफ्रॉन था, ठीक है,
नेफ्रॉन में पीसीटी डीसीटी ये सारी चीजें थी, यस और नो बताओ जल्दी से। ये था हमारा, बता सकते हो अभी बोमन्स कैप्सूल। ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर का नाम क्या है, पीसीटी, ये लूप ऑफ हेनले और ये डीसीटी। ठीक है, ऐसा आड़ा क्यों बनाया मैम, तो देखो बेटा यहाँ पर, और ये क्या है, कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ पर मुझे कुछ चीजें बतानी थी बेटा, ये जो चीजें हैं इसीलिए मैंने इसको इस तरह से बनाया है। फिर यहाँ पर रेड कलर से क्या बनाएंगे हम, यहाँ पर रेड कलर से बनाएंगे हम ब्लड वेसल। अब बता सकते हो कि कौन सी ब्लड वेसल रहेगी। ये जो ब्लड वेसल आती है ब्लड लेकर, ये कौन सी रहेगी, एफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, अब वापस ब्लड लेकर जाएगी, वो कौन सी रहेगी बेटा, वो रहेगी आपकी इफरेंट आर्टेरियोल। ओके, अब यहाँ पर हम बात करें ब्लड वेसल की और डीसीटी की। बहुत ध्यान से सुनना, इसको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अच्छे से सुनना। ये क्या बनाया था हमने, ये बनाया था डीसीटी, ये तो पीसीटी है, और ये क्या है आपका एफरेंट आर्टेरियोल। अब डीसीटी और एफरेंट आर्टेरियोल क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है। डीसीटी एंड एफरेंट आर्टेरियोल आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। क्लोज प्रॉक्सिमिटी मतलब क्या है, ये पास है, यस और नो बताओ जल्दी से, ये पास पास है या नहीं। पहले जो स्ट्रक्चर हमने बनाया था वो स्ट्रक्चर दूर बनाया था, यानी कि एफरेंट आर्टेरियोल यहाँ है, डीसीटी यहाँ है, बहुत दूर दूर था। लेकिन जब ये पास होते हैं तो क्या होता है, जब भी ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आते हैं तो इनके सेल्स जो है वो मॉडिफाई होते हैं। इनके सेल्स क्या होते हैं, मॉडिफाई होते हैं। मॉडिफिकेशन इन cells of PCT and सॉरी PCT बोल रहे हैं हम, PCT नहीं है ये है DCT and afferent arteriole। कब हो रहा है ये मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन इन सेल्स ऑफ DCT and afferent arteriole if they are in close proximity। ठीक है, अब ध्यान से जरा सोचो यहाँ पर, अगर मैं नॉर्मल कंडीशन की बात करूं, नॉर्मल कंडीशन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो नॉर्मल और दूसरा मॉडिफाइड, मैं इसको ऊपर कर देती हूँ। देखो नॉर्मली डीसीटी के सेल्स और नॉर्मली एफरेंट आर्टेरियोल के सेल्स कैसे थे, वही अगर हम बात करें मॉडिफाइड और एफरेंट आर्टेरियोल के सेल्स, मॉडिफाइड सेल्स ऑफ डीसीटी और एफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, तो यहाँ पर मॉडिफाइड लिख लेते हैं, मॉडिफाइड सेल्स ऑफ डीसीटी एंड एफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना इसको। जो डीसीटी है बेटा, इसके नॉर्मल सेल्स अभी तक कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ, क्योंकि वो क्या है, नॉर्मली प्रेजेंट है, दूर दूर है। डीसीटी के नॉर्मल सेल्स क्या है, सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स, सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम और सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और ये है सिंपल स्क्वैमस सेल्स। कौन से है ये, सिंपल स्क्वैमस सेल्स है। अब ये मॉडिफाई कब हो रहे हैं, ये मॉडिफाई हो रहे हैं जब वो क्या कर रहे हैं, कब कैसे आ रहे हैं, ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ रहे हैं। जब क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आते हैं तो इनका नाम चेंज होता है, ये मॉडिफिकेशन शो करते हैं। तो मॉडिफाइड सेल्स ऑफ डीसीटी आर नोन एज मैक्यूला डेंसा सेल्स। विच आर दे, मैक्यूला डेंसा सेल्स। और वही अगर मैं बात करूं एफरेंट आर्टेरियोल की, तो इसके जो सेल्स होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं और उनको बोला जाता है जेजी सेल्स। कौन से सेल्स है ये, जेजी सेल्स। तो एफरेंट आर्टेरियोल की मॉडिफाइड सेल्स का नाम है जेजी सेल्स। ठीक है, और डीसीटी के मॉडिफाइड सेल्स का नाम है मैक्यूला डेंसा सेल्स। वही नॉर्मल जो सेल्स थे जो मॉडिफिकेशन नहीं शो कर रहे थे वो थे सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स of DCT and simple squamous cells of afferent arteriole। लेकिन ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ रहे हैं, इसी वजह से इनका नाम जो है वो चेंज हो रहा है। यहाँ पर ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, इसीलिए इनका नाम क्या हो रहा है बेटा, इनका नाम हो रहा है चेंज। ठीक है, इनका नाम क्या हो रहा है, ये अपना नाम देखो, ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, इसके लिए इसका नाम चेंज हो रहा है, मैक्यूला डेंसा सेल्स ऑफ डीसीटी एंड जेजी सेल्स ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल। अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे, तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और रास मैकेनिज्म क्या है इसको समझते हैं, एक्चुअली ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, अब देखो बेटा, ये जो रास मैकेनिज्म है उसका फुल फॉर्म होता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। क्या फुल फॉर्म है इसका, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये रेगुलेट करता है, किसको रेगुलेट करता है, ये रेगुलेट करता है हमारा जो जीएफआर है, हमारा जो ब्लड प्रेशर है, हमारा जो ब्लड वॉल्यूम है, इसको रेगुलेट करता है। ठीक है, तो इसको समझते हैं।
ध्यान से देखो अभी। देखो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक चीज बता रही हूँ आपको ऑस्मोलैरिटी के बारे में। क्या होती है ऑस्मोलैरिटी, पहले उसको समझेंगे और फिर मैं आपको रास मैकेनिज्म पर लेकर चलती हूँ। ऑस्मोलैरिटी मतलब द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन सॉल्यूशन। क्या है? द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन अ गिवन सॉल्यूशन। डेफिनेशन है, डेफिनेशन को छोड़ो लेकिन जो कॉन्सेप्ट है उसको समझो। देखो हमारे पास ब्लड वेसल है, ठीक है। ब्लड वेसल में क्या क्या होता है, चलो जल्दी से बताओ क्या होता है, बहुत बड़ी बनिए। क्या क्या होता है ब्लड वेसल में? ब्लड वेसल में होता है कुछ सॉल्वेंट, ये देखो वाटर है, ठीक है, बहुत सारा वाटर है, कुछ हार्मोन्स है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, मैंने वाटर बनाया, ठीक है। अब इसके अलावा क्या है, इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स रहते हैं या फिर कुछ हम बोल सकते हैं यहाँ पर, ये मान लो ये सोल्यूट है, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पर मैंने सॉल्यूट ज्यादा बनाया या फिर सॉल्वेंट? सॉल्वेंट मतलब वाटर। क्या ज्यादा बनाया है हमने? यहाँ पर हमने बनाया है ज्यादा। देखो सॉल्यूट यहाँ पर क्या है, सॉल्यूट यहाँ पर कम है, और वहीं पर मैं सॉल्वेंट की बात करूं यहाँ पर, तो सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट ज्यादा है। तब जब यहाँ पर सॉल्यूट कम है, सुनना ध्यान से बहुत अच्छे से, कि जब सॉल्यूट कम है तो सॉल्यूट जब कम होता है तो उसकी ऑस्मोलैरिटी तब क्या है, उसकी ऑस्मोलैरिटी भी कम है। जब ऑस्मोलैरिटी कम है इसका मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन कम है, ठीक है। तो डायरेक्ट डायरेक्ट रिलेशन है, सॉल्यूट ज्यादा ऑस्मोलैरिटी ज्यादा, सॉल्यूट कम ऑस्मोलैरिटी कम। जैसे अगर हम नॉर्मल सा एग्जांपल ले तो अगर सॉल्वेंट ज्यादा है और सॉल्यूट कम है तो नॉर्मली वो प्रेशर रहेगा और वो मूव कर पाएगा। लेकिन वही अगर हम बात करें कि सॉल्यूट ज्यादा है और सॉल्वेंट कम है तो वहां पर क्या हो जाएगा, दिक्कत पैदा हो जाएगी। जैसे हम नॉर्मली एग्जांपल ले कि गार्डन में हम पानी दे रहे हैं, पाइप से पानी दे रहे हैं, तो पाइप के अंदर मान लो मिट्टी के कण ज्यादा है एज कम्पेयर टू वाटर, तो वो जम जाएंगे, और जमेंगे तो पानी फ्लो कर पाएगा अच्छे से नहीं, तो प्रेशर क्या हो जाएगा वहां पर, प्रेशर भी कम हो जाएगा, वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। सेम चीज यहाँ पर लागू होती है। तो जैसे मान लो यहाँ पर ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल में मान लो सोल्यूट ज्यादा है तो इसकी ऑस्मोलैरिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब इसके अपोजिट रहता है इसका ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम। अगर सोल्यूट कम है, अगर सोल्यूट कम है तो अच्छे से हो पाएगा मूवमेंट, लेकिन अगर मान लो मैं उल्टा कर लेती हूँ, यहाँ पर सोल्यूट ज्यादा है तो ऑस्मोलैरिटी क्या हो जाएगी यहाँ पर, ज्यादा। ध्यान से देखो भी, जब ऑस्मोलैरिटी ज्यादा है तो इसका ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, इसका ब्लड प्रेशर हो जाएगा कम, ब्लड वॉल्यूम हो जाएगा कम, और जीएफआर भी हो जाएगा कम। समझ आया? फिर से देखो, सॉल्यूट ज्यादा है, मिट्टी के कण ज्यादा है, मिट्टी के कण ज्यादा है तो ऑस्मोलैरिटी ज्यादा है। अब जब मिट्टी के कण ज्यादा है तो प्रेशर क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है प्रेशर कम हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, जैसे एग्जांपल से रिलेट करो तो वो भी कम हो जाएगा, जीएफआर भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मेंटेन करना है, क्योंकि अगर ये मेंटेन नहीं रहेगा तो जो भी किडनी में, जैसे हमने हीमोडायलिसिस पढ़ना है, हमें किडनी फेलियर या फिर जो रिनल कैल्कुलाई है वो सारी चीजें पढ़नी है, तो ब्लड का फ्लो मेंटेन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, फिल्ट्रेशन को मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। अगर वाटर का कंटेंट कम या ज्यादा होता है तो किडनी में बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। तो इसको रेगुलेट करने के लिए एक नेचुरल मैकेनिज्म है जिसको हम बोलते हैं रास मैकेनिज्म। आ गए बेटा हम रास मैकेनिज्म पर। तो जो रास मैकेनिज्म है वो क्या करता है, नेचुरली इन सारी चीजों को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। तो रास मैकेनिज्म मतलब ये रेगुलेटर है किडनी फंक्शन का। तो रास मैकेनिज्म मींस रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। ये बात समझ आ गई इतनी? तो मैं आपको इसको समझाती हूँ। देखो नेचुरल मैकेनिज्म है, अब नेचुरल मैकेनिज्म है लेकिन ये कभी भी एक्टिवेट होता है, कभी भी काम करता है? तो बिल्कुल भी नहीं होगा ऐसे, तो कभी भी कोई भी एक्टिवेट नहीं होगा, कभी भी कोई भी काम नहीं करेगा। तो इसके लिए भी कुछ चीजें रिक्वायर्ड होगी, कुछ फैक्टर्स होंगे। जैसे एक कंडीशन है, मान लो जीएफआर, जीएफआर हो गया कम। जब जीएफआर कम होगा तो ब्लड वॉल्यूम क्या होगा बेटा, वो भी ऑब्वियस सी बात है कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम। लेकिन इसके ऑपोजिट क्या रहती है, इसकी ऑस्मोलैरिटी। इसके अपोजिट क्या रहती है, इसकी ऑस्मोलैरिटी। तो ऑस्मोलैरिटी हो जाएगी ज्यादा।
ठीक है, ये कंडीशन है। जब ये कंडीशन रहेगी, सुनना ध्यान से बेटा, बहुत ही अच्छे से सुनना, मैंने क्या बोला आपको कि जब भी जीएफआर कम है, ब्लड वॉल्यूम कम है, ब्लड प्रेशर कम है, ऑस्मोलैरिटी ज्यादा है, इस कंडीशन को सेंस करते हैं कौन? जेजी सेल्स। ठीक है, जेजी सेल्स तब हो जाते हैं एक्टिवेट। क्या बोला हमने कि इस कंडीशन में जेजी सेल्स गेट्स एक्टिवेटेड। एक्टिवेट हो गए। अब ये एक्टिवेट हो गए तो क्या करेंगे? ठीक है, इसको समझेंगे। हमारे पास कंडीशन ये है, देखो फिर से लिखते हैं यहाँ पर, कंडीशन ये है कि हमारा जो जीएफआर है वो क्या हुआ? कम हुआ। जब जीएफआर कम हुआ तो इसका क्या हुआ? इसके वजह से जेजी सेल्स हो गए एक्टिवेटेड। जेजी सेल्स हो गए एक्टिवेटेड। जब जेजी सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे बेटा? ये रिलीज करेंगे किसको? ये रिलीज करेंगे जीएफआर। यहाँ पर मैं सारी कंडीशंस लिख देती हूँ। ठीक है, ये कंडीशन रहेगी। जब जीएफआर कम है तो ब्लड प्रेशर भी कम है, ब्लड वॉल्यूम भी कम है, लेकिन ऑस्मोलैरिटी क्या है? ऑस्मोलैरिटी है ज्यादा। तो ये सारी कंडीशंस है। इस वजह से क्या हुआ? इसी वजह से जेजी सेल्स हो गए एक्टिवेट। इस वजह से जेजी सेल्स हो गए एक्टिवेटेड। अब जेजी सेल्स क्या करेंगे? एक हार्मोन रिलीज करेंगे जिसको हम बोलते हैं रेनिन। ठीक है, तो ये हार्मोन रिलीज हो गया, तो रेनिन रिलीज होता है, और रेनिन क्या करता है? रेनिन फर्दर काम करता है, जैसे रेनिन के प्रेजेंस में जो भी इनएक्टिव एंजियोटेंसिनोजन था, ध्यान से देखो अब इसको, एंजियोटेंसिनोजन, ये जो चीज है एंजियोटेंसिनोजन, ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें? एंजियोटेंसिन में। ये कन्वर्ट हो गई इन द प्रेजेंस ऑफ रेनिन, ये कन्वर्ट हो गया एंजियोटेंसिन 1 में। अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो एंजियोटेंसिनोजन है ये कहाँ पर रहता है? ये रहता है लीवर में। कहाँ पर प्रेजेंट है? ये लीवर में, और लीवर से आता है ये ब्लड वेसल में। जब इसके लास्ट में ओजन आ रहा है, यानी कि ये क्या है? जब इसके लास्ट में ओजन आता है तो इसको हम बोलेंगे क्या? ये इनएक्टिव फॉर्म में। किसमें है ये? इनएक्टिव फॉर्म। ठीक है, अब ये एक्टिव बन गया, लेकिन अभी भी हमारे काम का नहीं है। फर्दर ये एंजियोटेंसिन 1 जो है वो कन्वर्ट होता है किसमें? ये कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 2 में। किसमें कन्वर्ट हो रहा है ये? एंजियोटेंसिन 2 में। लेकिन अगर इसको कन्वर्ट होना है तो इसको हेल्प लगेगी एक एंजाइम की, जिसका नाम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जिसको हम बोलते हैं एस। ये कहाँ से आता है? ये आता है लंग से। इसका नाम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ये कहाँ से आ रहा है बेटा? ये आ रहा है आपके लंग से। तो लंग से आता है और ये काम क्या कर रहा है? एंजियोटेंसिन 1 से कन्वर्ट कर रहा है एंजियोटेंसिन 2 में। अब ये मुझे बताओ, ये हो गया क्या? अब ये हो गया कंप्लीटली एक्टिव। ये हो गया एक्टिव। अब ये 3 जगह पर जाकर के काम करेगा। कौन सी 3 जगह पर जाकर के काम करेगा? ये काम करेगा एक तो एड्रेनल कॉर्टेक्स पर जाकर के काम करेगा। इसके बाद ये काम करेगा उसके बाद ये काम करेगा पीसीटी के ऊपर और इफ्रंट आर्टेरियोल के ऊपर। इतनी बात समझ में आ गई? फिर से रिपीट करती हूँ बेटा, ध्यान से सुनना। क्या बोला हमने कि जब जीएफआर कम है, ब्लड प्रेशर कम है, ब्लड वॉल्यूम कम है और ऑस्मोलैरिटी कम है, उस टाइम पर कौन से सेल्स एक्टिवेट हो रहे हैं बेटा? ये सेंस करने के बाद जेजी सेल्स जो रहेंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे। तो ये एक्टिवेट होंगे तो क्या करेंगे? ये रेनिन को रिलीज करेंगे। रेनिन क्यों रिलीज हो रहा है? क्योंकि पर्पस तो यही है ना कि ये जो कम हुआ है उसको बढ़ाना है हमें, तो हमें बढ़ाने के लिए रेनिन चाहिए, क्योंकि रेनिन ही काम करेगा इनएक्टिव को एक्टिव बनाने में। तो रेनिन के प्रेजेंस में एंजियोटेंसिनोजन जो लीवर में प्रेजेंट है वो कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 1 में। ठीक है, अब ये जो एंजियोटेंसिन 1 है ये कुछ काम नहीं कर रहा है, तो इसको कन्वर्ट करना है हमें एंजियोटेंसिन 2 में। अब एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करने के लिए हमें तो एक एंजाइम की जरूरत है। वो एंजाइम आएगा कहाँ से बेटा? वो एंजाइम आएगा लंग्स से, जिसका नाम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एस। अब इसकी प्रेजेंस में ये कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 2 में। कन्वर्ट हो गया। अब ये जो कन्वर्ट हुआ है एंजियोटेंसिन 2 एक्टिव हुआ है, ये काम करता है 3 रीजन्स पर। ठीक है, ये काम करता है एड्रेनल कॉर्टेक्स पर, जो ग्लैंड होती है किडनीज के ऊपर। ठीक है, दूसरा ये एक्ट करता है पीसीटी के ऊपर, और तीसरा ये एक्ट करता है इफ्रंट आर्टेरियोल के ऊपर। अब ये यहाँ पर जाने के बाद क्या करता है? यहाँ पर देखते हैं,
अब एंजियोटेंसिन 2 के फंक्शंस देख लो। एंजियोटेंसिन 2 कहाँ पर एक्ट कर रहा है, हमने अभी अभी लिखा है, बताओ जल्दी जल्दी कि ये कहाँ कहाँ एक्ट करता है। तो ये 3 जगह पर एक्ट करता है। सबसे पहले तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर कि ये एक्ट करता है अपना एड्रेनल कॉर्टेक्स, पीसीटी, और दूसरा इफरेंट आर्टेरियोल। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एड्रेनल कॉर्टेक्स की, ठीक है, ये एड्रेनल कॉर्टेक्स पर एक्ट करता है, एड्रेनल कॉर्टेक्स। दूसरा ये एक्ट करता है कहाँ पर, ये करता है पीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और तीसरा ये काम करता है कहाँ पर, इफरेंट आर्टेरियोल। जब ये एड्रेनल कॉर्टेक्स पर काम कर रहा है, समझना ध्यान से, तो ये वहां से रिलीज करवाता है किसको, एल्डोस्टेरॉन को। किसको रिलीज करवाया इसने, एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन का फंक्शन क्या है कि जब ये एल्डोस्टेरॉन रिलीज होता है तो ये रीअब्जॉर्प्शन करवाता है फ्रॉम डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, पहले तो मैं डीसीटी बता रही हूँ आपको, डीसीटी, और एडीएच के बारे में जब बताऊंगी तो कलेक्टिंग डक्ट का बताऊंगी। तो एल्डोस्टेरॉन कहाँ पर एक्ट करेगा, वो डीसीटी पर एक्ट करेगा, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा, और वहां से मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा। किस चीज का मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा, ये रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा सोडियम का, यानी कि Na+ का एंड वाटर का। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई, यानी कि मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है सोडियम का और वाटर का। फिर पीसीटी की बात करें तो पीसीटी में भी सेम चीज हो रही है, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ एंड वाटर। ठीक है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। इफरेंट आर्टेरियोल की बात करें तो यहाँ पर वेजोकंस्ट्रिक्शन हो रहा है। किसका वेजोकंस्ट्रिक्शन हो रहा है, वेजोकंस्ट्रिक्शन ऑफ इफरेंट आर्टेरियोल। अब तीनों को ध्यान से समझो कि जब हमने बात करी कि जीएफआर कम हुआ था कम, ब्लड प्रेशर कम हुआ था, और ब्लड वॉल्यूम भी कम हुआ था। अब इसको बढ़ाना है तो ये तीनों के ऊपर एक्ट कर रहा है। एल्डोस्टेरॉन रिलीज होगा तो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होगा, Na+ और वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो मुझे एक बात बताओ, अगर वाटर बढ़ रहा है तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा, तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर भी बढ़ेगा, और जीएफआर भी बढ़ेगा। तो हमें यही चीज करवानी थी, जो हमारी कंडीशन थी, ये कम हुआ था, इसको बढ़ाना था। तो जब एंजियोटेंसिन 2 आया, इसने एक्ट किया एड्रेनल कॉर्टेक्स पर, इसने अल्ट्रासाउंड को रिलीज करवाया, डीसीटी पर जाकर के क्या किया, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन, और ये सारी की सारी चीजें क्या कर दी, रिवर्स कर दी। तो यही हमारा एम था, ताकि सारी चीजें नॉर्मली फंक्शन कर पाए। ठीक है, तो ये फुलफिल हो गया। इसके बाद देखो आगे कि पीसीटी पर मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है Na+ और वाटर का, तो फिर से वहां पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा, जीएफआर भी बढ़ जाएगा। तो यही चीज तो हमें करवानी थी, तो ये हो गई इस तरह से फुलफिल। ठीक है, ये भी हो गया। अब आगे चलो, देखो ये क्या है, जब कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, वेजो का मतलब क्या है, ब्लड वेसल, और कंस्ट्रिक्शन का मतलब होगा कंस्ट्रिक्ट हो जाना। ठीक है, तो ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट जब हो जाती है, जैसे पाइप वाला एग्जांपल याद रखो, अगर गार्डन में पानी देते देते हमने उसको पिचका दिया तो उसके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर बढ़ रहा है, तो इसको मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ पर ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ब्लड वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो इस वजह से जीएफआर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यही कंडीशन हमें चाहिए थी, तो ये भी फुलफिल हो गई। यानी कि इससे हम ये कह सकते हैं कि एंजियोटेंसिन है, एंजियोटेंसिन 2 ही है जो एड्रेनल कॉर्टेक्स पर जाकर काम करता है, पीसीटी पर जाकर काम करता है, और इफरेंट आर्टेरियोल पर जाकर के काम करता है, और जो भी हमारी कंडीशन थी उसको अल्टर करता है। यानी कि जीएफआर कम था, उसको बढ़ाना था तो वो बढ़ाएगा। ठीक है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा, ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाएगा, और ऑस्मोलैरिटी को कर देगा कम। ठीक है ना, यहाँ पर ऑस्मोलैरिटी रिवर्स चलेगी, उल्टी चलेगी, तो ऑस्मोलैरिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पर ऑस्मोलैरिटी हो जाएगी कम। यहाँ पर भी बोल सकते हैं हम, ऑस्मोलैरिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पर ऑस्मोलैरिटी हो जाएगी कम, ऑस्मोलैरिटी यहाँ पर भी लिखेंगे हम कम। ठीक है बेटा, ये बात समझ आ गई। अब आगे चलते हैं, मान लो यहाँ पर कि जो भी हमने यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन करवा के जीएफआर को बढ़ाया, मान लो यहाँ पर बहुत ज्यादा जीएफआर बढ़ रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा जीएफआर बढ़ रहा है। अब मुझे एक बात बताओ कि लिमिट से ज्यादा जीएफआर बढ़ना भी अच्छी बात होगी क्या, बिल्कुल नहीं होगी। तो यहाँ पर फिर से जो जीएफआर है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। कैसे कंट्रोल होगा, अब सीधी सी बात है, रास मैकेनिज्म की मदद से क्या हुआ था, रास मैकेनिज्म की मदद से हमारा जो मैकेनिज्म था जीएफआर को बढ़ाने का, तो रास की मदद से हमने क्या किया था, जीएफआर को बढ़ाया था।
ठीक है। अब रास बहुत टाइम तक एक्टिवेटेड है तो जीएफआर क्या हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। अब ये ज्यादा बढ़ा हुआ जीएफआर, इसको भी कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आता है एएनएफ। एएनएफ क्या कर देता है, इसको कम कर देता है, जीएफआर को कम कर रहा है। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि रास इज एंटागोनिस्टिक टू एएनएफ। तो रास जो है वो एंटागोनिस्टिक टू एएनएफ, यानी कि अगर रास मैकेनिज्म जो है जीएफआर को बढ़ा रहा है तो एएनएफ आकर के उसको कम करेगा, यानी कि दोनों क्या कर रहे हैं, अपोजिट काम कर रहे हैं और अपने आप को रेगुलेट कर रहे हैं, यानी कि जीएफआर को मेंटेन रख रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा जीएफआर बढ़ा था तो एएनएफ आया था। एएनएफ क्या होता है, तो एएनएफ मतलब एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। एएनएफ क्या है, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। नाट्रियूरेटिक फैक्टर ये कहां से आता है, ये हार्ट से आता है। ये रिलीज होता है जो भी हमारे एट्रिया ऑफ हार्ट, यहां से ये रिलीज होता है और ये काम क्या करता है, जीएफआर को कम करने का। जब रास मैकेनिज्म ज्यादा ही काम कर रहा है तो उसको रोकने के लिए, उसको चेक करने के लिए, उसके ऊपर कंट्रोल रखने के लिए एएनएफ आता है, अदरवाइज एएनएफ का कोई भी काम नहीं रहेगा। ठीक है, तो एएनएफ आता है एट्रिया ऑफ हार्ट से, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, जो जीएफआर को कम करेगा। कौन सा जीएफआर कम करेगा, एक्सेस में बढ़ा हुआ जीएफआर कम करेगा, यानी कि रास इज एंटागोनिस्टिक टू एएनएफ। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखो बेटा, ये जो एएनएफ है, ये जो एएनएफ है ये रास मैकेनिज्म के जस्ट अपोजिट काम करता है, जीएफआर को कम करेगा, ब्लड वॉल्यूम को कम करेगा, ब्लड प्रेशर को भी कम करेगा। अब देखो इसके बारे में, रास मैकेनिज्म के बारे में समरी देखो। ठीक है, समराइज कर लेते हैं बेटा। कंडीशन क्या थी, समझना ध्यान से इसको। कंडीशन थी हमारे पास, क्या कंडीशन थी, जीएफआर क्या था, पूरा समराइज कर रहे बेटा, बहुत ध्यान से समझना भी। रास इसकी समरी, समराइज फॉर्म में, और फिर क्वेश्चंस करेंगे, फिर हो गया हमारा। समरी में सबसे पहले कंडीशन थी हमारे पास कि हमारे पास जो जीएफआर था, जीएफआर, ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और ऑस्मोलरिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। अब ये जो ऐसा है तो उसके बाद क्या हो जाएगा, अगर ऐसी सिचुएशन है तो उस टाइम पर कौन से सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे, जेजी सेल्स गेट्स एक्टिवेटेड। जेजी सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे, जेजी सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे तो क्या करेंगे, ये रिलीज करेंगे किसको, ये रिलीज करेंगे रेनिन को। एक मिनट, एक्टिवेट हो गए और ये रिलीज करेंगे रेनिन को। अब जब रेनिन रिलीज हो जाएगा तो रेनिन के प्रेजेंस में जो भी एंजियोटेंसिनोजन था, जो भी एंजियोटेंसिनोजन था वो इनएक्टिव फॉर्म में था, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिनोजन, रुको एक मिनट, हाँ, तो ये जो है ये इनएक्टिव फॉर्म में था, इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करना है। तो ये 1 में कन्वर्ट करने का काम कौन कर रहा था, ये 1 में कन्वर्ट करने का काम कर रहा था रेनिन। तो रेनिन के प्रेजेंस में एंजियोटेंसिनोजन जो है वो कन्वर्ट हो गया एंजियोटेंसिन 1 में। ठीक है, फिर दूसरी बात करते हैं हम, जो एंजियोटेंसिन 1 है वो भी हमारे काम का नहीं, हमें क्या चाहिए, एंजियोटेंसिन 2 चाहिए। अब एंजियोटेंसिन 2 चाहिए, लेकिन यहाँ पर कन्वर्ट करने के लिए कौन चाहिए, एस। तो एस की प्रेजेंस में एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम विच कम्स फ्रॉम लंग्स, तो ये इसकी प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 2 में। अब एंजियोटेंसिन 2 जो है वो मेन काम करता है, कौन सा मेन काम करता है, देखना, ये 3 जगह पर एक्ट करता है। एक तो एक्ट करता है एड्रेनल कॉर्टेक्स पर, एड्रेनल कॉर्टेक्स ये समराइज है पूरा, ठीक है, एड्रेनल कॉर्टेक्स पर काम करेगा, फिर पीसीटी पर काम करेगा और इफ्रंट आर्टेरियोल पर काम करेगा। मान लो अगर ये काम कर रहा है किसके ऊपर, मान लो अगर ये काम कर रहा है एड्रेनल कॉर्टेक्स पर, तो एड्रेनल कॉर्टेक्स पर जाकर के ये एल्डोस्टेरोन को रिलीज करवाएगा। एल्डोस्टेरोन की वजह से क्या होगा, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होगा। किस चीज का मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होगा, वाटर का और सोडियम का, Na+ का। ठीक है, अब मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो जो भी ब्लड प्रेशर था, ब्लड वॉल्यूम था और जो जीएफआर था वो बढ़ जाएगा, यस और नो। ठीक है, ये बढ़ गया। ठीक है, पीसीटी में भी सेम हो रहा है, पीसीटी में भी क्या हो रहा है, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है और मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है वाटर का और Na+ का, तो इसी वजह से सेम क्या हो जाएगा, जीएफआर बढ़ जाएगा, वाटर का और Na+ का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। और इफ्रंट आर्टरियोल से क्या हो रहा है, वेजो कंस्ट्रिक्शन। वेजो कंस्ट्रिक्शन अगर होता है तो यहाँ पर फिर से हम बोल सकते हैं ना कि यहाँ पर भी जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। तो ये पूरा समराइज फॉर्म था। देखो क्या था, जेजी सेल्स आए,
जेजी सेल्स ने रेनिन रिलीज करवाया। एंजियोटेंसिनोजन था, वो कन्वर्ट हो गया एंजियोटेंसिन 1 में। इन द प्रेजेंस ऑफ एस विच कम्स फ्रॉम लंग्स, ये कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 2 में। एंजियोटेंसिन जाकर के 3 जगह पर एक्ट करता है, एक अपना एड्रेनल कॉर्टेक्स, ठीक है, दूसरा पीसीटी और तीसरा इफरेंट आर्टेरियोल। यहाँ पर होगा मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन, यहाँ पर भी मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन और यहाँ पर वेजो कंस्ट्रिक्शन। तो ये रास मैकेनिज्म है। अगर रास मैकेनिज्म में जीएफआर बढ़ गया, बहुत ज्यादा जीएफआर बढ़ रहा है, जीएफआर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो इसको रेगुलेट करने के लिए आता है रेगुलेटेड बाय एएनएफ, देन इट फर्दर रेगुलेटेड बाय एएनएफ, यानी कि रास और जो अपना ये है क्या कहते हैं एएनएफ है, वो एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर है, ठीक है। एक्सेसिव जो जीएफआर बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए कौन आता है, एएनएफ। कहाँ से सीक्रेट होता है ये सीक्रेट होता है अपने एट्रिया से, हार्ट के एट्रिया से, ठीक है बेटा। कुछ भी डाउट होगा तो बताओ। अब चलते हैं क्वेश्चंस पर, ठीक है, क्वेश्चंस पर चलते हैं। आओ, फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन रास। देखो रास मैकेनिज्म में फिर से देखो, पहले तो जीएफआर क्या था, जीएफआर था कम, इस वजह से जेजी सेल्स हो गए थे एक्टिव। जेजी सेल्स एक्टिव हुए थे तो उन्होंने रिलीज किया था रेनिन, और रेनिन के प्रेजेंस में क्या हुआ था, एंजियोटेंसिनोजन था, एंजियोटेंसिनोजन वो कन्वर्ट हुआ था किसमें, एंजियोटेंसिन 1 में, और एस की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हुआ था किसमें, एंजियोटेंसिन 2 में। तो यहाँ पर देखो रेनिन भी इन्वॉल्व है, देखो ध्यान से, रेनिन है रास मैकेनिज्म में, ठीक है। जब एंजियोटेंसिन 2 आएगा तो यहाँ पर अल्डोस्टेरोन भी आएगा, ठीक है, अल्डोस्टेरोन भी आएगा, तो ये भी है, रेनिन है, एंजियोटेंसिन है, तो ये सारी चीजें है। लेकिन क्या इन्वॉल्व नहीं है इसमें, इसमें इन्वॉल्व नहीं है वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन के बारे में हमने पढ़ा था इसमें नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट विच इज नॉट इन्वॉल्व इन रास मैकेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑर्गन सिक्रेट्स रेनिन इन रिस्पॉन्स टू लो ब्लड प्रेशर, यानी कि जब जीएफआर या ब्लड प्रेशर कम है तो कौन सा ऑर्गन रिलीज कर रहा है, रेनिन। रेनिन रिलीज हो रहा है कहाँ से, रेनिन रिलीज हो रहा है जेजी सेल्स से। जेजी सेल्स कहाँ पर प्रेजेंट है, नेफ्रॉन में, और नेफ्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट है, नेफ्रॉन प्रेजेंट है अपने किडनीज में। नेफ्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट है, किडनीज में, क्योंकि नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी। एक किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, तो दोनों में टोटल मिला करके 2 मिलियन, तो इसमें ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच हार्मोन अपोजेस द एक्शन ऑफ रास मैकेनिज्म। रास मैकेनिज्म जो है जीएफआर को अगर एक्सेस में बढ़ा रहा है, ठीक है, तो उसके एंटागोनिस्टिक वर्क करने के लिए कौन आता है, तो उसमें एएनएफ। देखो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, एट्रियल नाइट्रियोरेटिक पेप्टाइड या फैक्टर, सेम ही है, तो ये पेप्टाइड बोलो या फैक्टर बोलो सेम ही है, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्डोस्टेरोन एक्ट्स ऑन विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन टू इंक्रीज Na+ रीअब्जॉर्प्शन। जब हम एंजियोटेंसिन 2 देख रहे थे तो ये 3 जगह पर एक्ट कर रहा था, एक तो एड्रेनल कॉर्टेक्स पर, दूसरा पीसीटी पर, और तीसरा इफरेंट आर्टेरियोल पर। तो Na+ का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था, तो देखो एल्डोस्टेरोन जो है, एल्डोस्टेरोन एड्रेनल कॉर्टेक्स से रिलीज हो रहा था और ये डीसीटी पर एक्ट कर रहा था, ठीक है। डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट भी इसमें आंसर में आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज द क्रिस्टल कॉन्ड्रेटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। एल्डोस्टेरोन जो है वो डीसीटी पर और कलेक्टिंग डक्ट पर एक्ट करके मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन करवाता है ताकि जीएफआर बढ़ सके। व्हाट इज द प्राइमरी ट्रिगर फॉर रेनिन रिलीज। मुझे एक बात बताओ, जो जेजी सेल्स है, जेजी सेल्स जो है वो क्या है, क्या करते हैं, एक्टिवेट होते हैं और क्या करेंगे, ये रेनिन को रिलीज करेंगे, या ये कभी भी करेंगे क्या, मैंने बताया था ये सेंस करते हैं, किस चीज को सेंस करते हैं, जब जीएफआर क्या हो जाएगा, लो या फिर कम हो जाएगा, तो उस टाइम पर ये एक्टिवेट हो जाते हैं और क्या करते हैं, रेनिन को रिलीज कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर प्राइमरी ट्रिगर फॉर रेनिन रिलीज फ्रॉम द जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स, यानी कि जेजी सेल्स। तो जेजी सेल्स का फुल फॉर्म है जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स। हाई सोडियम लेवल्स, लो ब्लड प्रेशर, जब जीएफआर कम है तो ऑब्वियस सी बात है ब्लड प्रेशर भी कम है, ब्लड वॉल्यूम भी कम है, तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन मैच कर रहा है अपना लो ब्लड प्रेशर, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, ठीक है। तो यही इतने ही क्वेश्चंस थे बेटा, आप भी थोड़ा सा एनसीईआरटी से पढ़ लेना इसको और देख लेना अपने आप से भी ड्रॉ करके कि जो भी मैकेनिज्म है आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। और आज के लिए अभी यही इतना ही है। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू, बाय बाय।